जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके नाम से। वी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और यही पूरे थे कि इन्होंने प्रिंसली 562 प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई किया था, इनका बहुत बड़ा रोल है। और पी से आ गया पटाभी सितारमैया, सितारा मैया, ये गांधी जी के बहुत क्लोज माने जाते थे। आपको अक्सर, आपको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं बताऊंगा कि पी सितारा मैया कैसे गांधी जी के क्लोज थे, उन्होंने कैसे कांग्रेस सेशंस में तमाम तरह की चीजें की थी। फिलहाल जो जेबीपी कमेटी है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पटाभी सितार मैया, इन तीनों के नाम से ये कमेटी, ये तीनों कमेटी के मेन मेंबर्स थे, और इन तीनों के नाम पे जेबीपी कमेटी बना। अगेन सिमिलरली, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ, ये दिसंबर 1948 में हुआ, और इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट किया, तो अप्रैल 1949 में। तो अब पूरा कहानी दिसंबर 1948 से लेके अप्रैल 1949 के बीच में रिवॉल्व करेगा। अनलाइक धर कमिटी, इन्हें भी बोला गया कि आप बता के आए कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट को। तो इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट में रिजेक्ट कर दिया। ये डायरेक्टली इनका रिपोर्ट ही जब अप्रैल 1941 में जब रिपोर्ट आया इनका, जब इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया जेवीपी कमेटी, तो इन्होंने ऑफिशियली, फॉर्मली फॉर्मली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया किस बेसिस को, किस चीज को रिजेक्ट किया, इस चीज को कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया। दूसरा आ जाता है, लेकिन क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको, आप ध्यान देंगे एक थोड़ा सा यहाँ पे आप डाउट हो सकता है कि जैसे धर कमेटी में मैंने आपको बताया कि इन्हें बोला गया कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या आप स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये लोग गए, पता किए, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता बताया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट एक तरीका हो सकता है कि प्रशासनिक सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जब जेबीपी कमेटी की बात आई, तो इन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, बट इन्होंने ये बताया कि भैया आप जो हमें कह रहे हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे रिऑर्गेनाइज करने के लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें टाइम दिया गया, इन्हें दोबारा टाइम दिया गया, और इन्हें बोला गया कि आप एक बार रीथिंक करके आओ, तो रीथिंक करके आओ। और फाइनली इन अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इस तरीके का सिचुएशन बना दिया गया कि, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि मद्रास, जो कि तमिल स्पीकिंग पीपल थे, ध्यान देंगे, और एक थे आपके तेलुगु तेलुगु स्पीकिंग, जो कि करंट थे आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो अब जो मद्रास नेटिव नेटिव मद्रास थे वो तमिल बोलते थे, और जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे जो करंटली आंध्र में आते थे तेलुगु बोलते थे। तो उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा आ गया कि 1949 में जब इन्होंने बोल दिया कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे रिऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, तब उस टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि, क्योंकि फ्रिक्शन किनके किनके बीच में आ गया, तमिल बोलते थे उनके बीच में, और जो तेलुगु बोलते थे उनके बीच में। लेकिन ये तेलुगु वाले जो थे, इनमें एक लीडरशिप बना गया, जिस लीडरशिप का नाम था फोर्टी श्रीरामल्लू, इफ आई एम करेक्ट, ये श्री रामल्लू। तो ये जो थे फोर्टी श्री रामल्लू, ये चले गए हंगर स्ट्राइक पे। ये बोले कि मुझे एक लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आंध्र प्रदेश, और वो प्योरली तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए होगा, जो प्योरली नेटिव तेलुगु बोलेंगे उनके लिए होना चाहिए, हमें तमिलियन से अलग किया जाए, इनका मुद्दा था फोर्टी श्री रामल्लू का। तो इनके, सिंस इनका ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी बात मानने के लिए मजबूरन अक्टूबर 1953 में सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है